नमस्कार चंद्रकांत भाई भट्ट। इतना अच्छा माहौल, इतना अच्छा पवन, बारिश, क्या है ये जिंदगी। कैसे, कहाँ से, किस जगह से आया, कहाँ जाऊंगा पता नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन अमेरिका की इस धरती पर सिटीजन बन जाऊंगा। नसीब हम कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं, पुरुषार्थ न तो मैंने पुरुषार्थ किया, न तो मेरा कोई प्रारब्ध है। सिर्फ यही सबको मैं कहना चाहता हूँ कि उस जमाने में जो राजा थे, क्या आज ये सत्य है? उस जमाने में न तो टेक्नोलॉजी थी, न तो विज्ञान था, न तो डेवलपमेंट था। फिर भी उस जमाने में इन राजाओं ने, इन लोगों ने, इन पुरुषों ने, इस समाज ने जो बनाया, उसमें कांगड़ा किला, जो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। इस किले को नगरकोट और कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह किला धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी के बीच, तड़ेटी के बीच, दो नदियों माझी और बाणगंगा के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। सोचिए उस जमाने में पहाड़ी पर किस तरह बनाया होगा। यह किला भारतीय हिमालय में सबसे बड़ा है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है। तो ये मैंने किले की बात की, इतना बड़ा भारत का सबसे बड़ा किला दो नदियों के पास पहाड़ी पर किस तरह बनाया होगा। और इसी तरह एक आगे की कहानी, जो सिंधु घाटी की लिपि, इतिहासकार अर्नोल्ड जे टायनबी ने कहा था कि विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास ही है। और भारतीय इतिहास का प्रारंभ तथाकथित रूप से सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है और बताया जाता है कि वर्तमान सिंधु नदी के तटों पर 3500 BC ईसा पूर्व में एक विशाल नगरीय सभ्यता विद्यमान थी और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल आदि इस सभ्यता के नगर थे। पहले इस सभ्यता का विस्तार सिंध, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि बताया जाता था, किंतु अब इसका विस्तार समूचा भारत, तमिलनाडु से वैशाली बिहार तक, आज का पूरा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान तथा पारस, ईरान का हिस्सा तक पाया जाता है। अब इसका समय 7000 BC से भी प्राचीन पाया गया है और इस प्राचीन सभ्यता की सिलों, टैबलेट्स और बर्तनों पर जो लिखावट पाई जाती है उसे सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। और इतिहासकारों का दावा है कि यह लिपि अभी तक अज्ञात है और पढ़ी नहीं जा सकती है, जबकि सिंधु घाटी की लिपि से समकक्ष और तथाकथित प्राचीन सभी लिपियाँ जैसे इजिप्ट, चीनी, फोनेशियाई, आर्मेनिक, सुमेरियन, मेसोपोटामियाई आदि सब पढ़ ली जा गई हैं। और आजकल कंप्यूटरों की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण कर मार्कोव विधि से प्राचीन भाषा को पढ़ना सरल हो गया है। और सिंधु घाटी की लिपि तो जानबूझकर नहीं पढ़ा गया और न ही उसको पढ़ने के सार्थक प्रयास किए गए। और इतिहास भारतीय अनुसंधान परिषद, जो इंडिया वाले ने काउंसिल में जो रिसर्च किया, जिस पर पहले अंग्रेजों और फिर नकारात्मकता से ग्रस्त स्वयं सिद्ध इतिहासकारों का कब्जा रहा, ने सिंधु घाटी की
लिपि को पढ़ने की कोई भी विशेष योजना नहीं चलाई। और क्या था सिंधु घाटी की लिपि में लिखा हुआ था वो हम आज भी हमें पता नहीं है। लेकिन अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकार क्यों नहीं चाहते थे कि सिंधु घाटी की लिपि क्यों पढ़ा जाए। अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकारों की नज़रों में सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में निम्न जो बताए गए थे वो उस समय खतरे थे, क्योंकि सिंधु घाटी की लिपि पहला था जो सिंधु घाटी की लिपि का पढ़ने के बाद उसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी और इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामियाई से भी पुरानी, जिससे पता चलेगा कि यह विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और भारत का महत्व बढ़ेगा, जो अंग्रेज और इतिहासकारों को बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने से अगर वह वैदिक सभ्यता साबित हो गई तो अंग्रेजों और स्वयं सिद्ध द्वारा फैलाए गए आर्य द्रविड़ युद्ध वाले प्रोपागेंडा के ध्वस्त हो जाने पर डर था। तीसरा कारण ऐसा बताया जा सकता है कि अंग्रेज और स्वयं सिद्ध इतिहासकारों द्वारा दुष्प्रचारित आर्य बाहर से आए हुई आक्रमणकारी जाति हैं और इसने यहाँ के मूल निवासियों अर्थात सिंधु घाटी के लोगों को मार डाला व भगा दिया और उनकी महान सभ्यता नष्ट कर दी। वे लोग यही जंगलों में छुप गए और दक्षिण भारतीय द्रविड़ बन गए, शूद्र व आदिवासी बन गए। आदि गलत साबित हो जाएगा। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी की लिपि को सुमेरियन भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे, तो कुछ इजिप्शियन भाषा से, कुछ चीनी भाषा से, कुछ इनको मुंडा आदिवासियों की भाषा और तो और कुछ इनको ईस्टर द्वीप के आदिवासियों की भाषा से जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते रहे। ये सारे प्रयास असफल साबित हुए और सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में जो समस्याएं बताई जाती हैं कि सभी लिपियों में अक्षर कम होते हैं, जैसे अंग्रेजी में 26, देवनागरी में 52 आदि, मगर सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 400 अक्षर चिन्ह हैं और सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने में यह कठिनाई आती है कि इसका काल 7000 BC से 1500 BC तक का है, जिसमें लिपि में अनेक परिवर्तन हुए। साथ ही लिपि में स्टाइलिश वेरिफिकेशंस बहुत पाया जाता है और ये निष्कर्ष लोथल और कालीबंगा में सिंधु घाटी व हड़प्पा कालीन अनेक पुरातात्विक साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद निकला गया है और भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक लिपि है जिसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है और इस लिपि से ही भारत की अन्य भाषाओं की लिपियां बनी। यह लिपि वैदिक काल से गुप्त काल तक उत्तर पश्चिमी भारत में उपयोग की जाती थी और संस्कृत, पाली, प्राकृत के अनेक ग्रंथ ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होते हैं और सम्राट अशोक ने अपने थंब का प्रसार करने के लिए ब्राह्मी लिपि को अपनाया और सम्राट अशोक के स्तंभ पर और शिलालेख ब्राह्मी लिपि में संस्कृत आदि भाषाओं में लिखे गए और भारत में लगाए गए और सिंधु घाटी की लिपि और ब्राह्मी लिपि में अनेक आश्चर्यजनक समानताएं हैं। साथ ही ब्राह्मी और तमिल लिपि का भी पारस्परिक संबंध है। इस आधार पर सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने का सामर्थ्य प्रयास सुभाष काक और इरावाथम महादेव ने किया और सुभाष काक ने तो बहुत शोध पत्र तैयार किया एवं सिंधु घाटी की लिपि को लगभग हल कर दिया था, परंतु प्रकाशित करने के एक दिन पहले उसकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। ये भी शास्त्री जी वाली कहानी थी। सिंधु घाटी की लिपि के लगभग 400 अक्षर के बारे में यह माना जाता है कि इनमें कुछ वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, मात्रा, संख्या, कुछ यौगिक अक्षर और श्रेष्ठ चित्रलिपि है, अर्थात यह भाषा अक्षर और चित्रलिपि का संकलन समूह है और विश्व में कोई भी भाषा इतनी सशक्त और समृद्ध नहीं जितनी सिंधु घाटी की भाषा। जो बाएं लिखी जाती हैं उसी प्रकार की ब्राह्मी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती हैं और सिंधु घाटी की लिपि के लगभग
3000 टेक्स्ट प्राप्त हैं। इनमें वैसे तो 400 अक्षर चिन्ह हैं, लेकिन 39 अक्षरों का प्रयोग 80% बार हुआ हैं और ब्राह्मी लिपि में 45 अक्षर हैं। अब हम इन 39 अक्षरों को ब्राह्मी लिपि के 45 अक्षरों के साथ समानता के आधार पर मैपिंग कर सकते हैं और उनकी ध्वनि पता लगा सकते हैं, और ब्राह्मी लिपि के आधार पर सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने पर सभी संस्कृत के शब्द आते हैं, जैसे श्री, अगस्त्य, मृग, हस्ती, वरुण, क्षमा, कामदेव, महादेव, कामधेनु, मुशिका, पग, पंचमशक, पितृ, अग्नि, सिंधु, पुरम, ग्रह, यज्ञ, इंद्र, मित्र आदि। और उसका मतलब जो हम निष्कर्ष पर ला सकते हैं कि सिंधु घाटी की लिपि ब्राह्मी लिपि की पूर्व लिपि है, और सिंधु घाटी की लिपि को ब्राह्मी के आधार पर पढ़ा जा सकता है। उस काल में संस्कृत भाषा थी जिन्हें सिंधु घाटी की लिपि में लिखा गया था, और सिंधु घाटी के लोग वैदिक धर्म और संस्कृति मानते थे। वैदिक धर्म अत्यंत प्राचीन है और वैदिक सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन व मूल सभ्यता है। यहाँ के लोगों का मूल निवास सप्त संधव प्रदेश सिंधु सरस्वती क्षेत्र था, जिसका विस्तार ईरान से संपूर्ण भारत देश था, और वैदिक धर्म को मानने वाले कहीं बाहर से नहीं आए थे और न ही वे आक्रमणकारी थे। आर्य द्रविड़ जैसी कोई भी दो पृथक जातियाँ नहीं थी जिनमें परस्पर युद्ध हुआ हो। तो मुझे जो ये आर्टिकल्स मैंने मिला, मैंने पढ़ा, मैंने जो आप तक पहुंचाया, आपको जानने की ज़रूरत है कि इतिहास में कितनी गलत चीज़ें जो आज हमारे सामने आ रही हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही हैं। इसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। तो आज का ये वीडियो जो इतिहास को जानना चाहते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो संस्कृति को बदनाम करते हैं, जो इतिहास को बदनाम करते हैं, उसको जानने के लिए आप तक पहुंचाने का मैंने भगीरथ कार्य किया है। आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को भेज सकते हैं। ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मेरी जो स्किल है, मेरा नॉलेज है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। चंद्रकांत भट्ट, अमेरिका से।